प्रिय छात्रों नमस्कार। दशांश शीरा में आपका स्वागत है। आज हम लोग रसायन विज्ञान का डी ब्लॉक एलिमेंट के बारे में पढ़ेंगे। डी ब्लॉक एलिमेंट, जैसा कि आप जानते हैं, डी ब्लॉक एलिमेंट के बारे में कहा जाता है डी ब्लॉक एलिमेंट those element which distinguishing electron entered into d subcell are known as a d block element. Those electronic configurations are n-1d 1 to 10 and ns 1 to 2. हमारे जो डी ब्लॉक की शुरुआत होती है वो पीरियड नंबर 4 से और D3D से शुरुआत होती है। आइए हम लोग देखते हैं इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। सबसे पहले हम लोग इसके इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के बारे में विचार करते हैं। हम देखते हैं इनका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हम किस प्रकार कर सकते हैं। सबसे पहला जो सीरीज मिला था, अभी देखा था आपने, जो सबसे पहला सीरीज मिला था वो सीरीज था आपका 3D सीरीज, यानी 3D श्रेणी मिला था। 3D श्रेणी का अगर इसके अकॉर्डिंग जाएं, अगर हम इसके अकॉर्डिंग जाएं तो हमें जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशंस मिलता है वो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशंस होता है इसके लिए 3D सीरीज के लिए होता है n-1। जैसे यहाँ पर D का जो वैल्यू लिखा है, n-1 की जो वैल्यू लिखी हुई है वो 3 लिखी हुई है। और इस तरह से हमें जो पीरियड मिलेगा वो पीरियड मिलेगा 4s1 to 2 एंड 3D 10। इस तरह से हमारा जो 3D सीरीज का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगा वो होगा 4s1 to 2 एंड 3D 10। और इसके अंतर्गत आप जानते हैं कि स्कैंडियम, टिटेनियम, वैनेडियम, क्रोमियम, मैंगनीज, आयरन, कोबाल्ट, निकिल और कोबाल्ट, निकिल, कॉपर और जिंक आते हैं। अब हम लोग इसकी अगली श्रेणी के बारे में बात करते हैं। जैसा कि आप देख पा रहे हैं यहाँ पर हमारी जो अगली श्रेणी मिलती है वो मिलती है 4D श्रेणी मिलती है। और 4D श्रेणी का जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है वो होता है n-1। यहाँ पर 4 नंबर है, यहाँ पर 4 नंबर है, तो इसका जो n-1 वाला नंबर होगा वो हमेशा इससे एक ज़्यादा होगा, यानी यहाँ पर आएगा 5s। और 5s में 1 to 2 इलेक्ट्रॉन एंड D में 1 to 10 इलेक्ट्रॉन्स, यहाँ से 1 to 10 इलेक्ट्रॉन्स को कैरी करता है। इसलिए इस तरह इसका जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगा वो 5s 1 to 2 एंड 4D 1 to 10 होता है। इसके अंतर्गत आते हैं Y यानी इटीरियम, जिरकोनियम, नाम्बियम, मोलिब्डेनम, टेक्नीशियम, रोडियम, आपके पैडमियम, सिल्वर और कैडमियम। अब हम बात करते हैं 5D। जैसा कि हम जान पाते हैं हमारा जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है वो होता है n-1, D 1 to 10 एंड ns2। D यहाँ पर 5 दिखा रहा है, यानी 5D सीरीज है ये। और 5D सीरीज के लिए जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बनेगा वो बनेगा 6s1 to 2 एंड 5D, जिसके अंतर्गत आते हैं La, HF, Ta, W, Re, OS, IR, PT, AU एंड AG। आइए अब हम लोग इसके बारे में विस्तृत चर्चा करते हैं। और विस्तृत चर्चा के अंतर्गत हम लोग देखेंगे कि क्या होता है। जैसा कि हम जानते हैं हमारे सामने सीरीज लिखी हुई है 3D सीरीज, 4D सीरीज एंड 5D सीरीज। आइए इनके बारे में, इनके तत्वों को हम किस प्रकार याद रख सकते हैं, थोड़ा इसके बारे में हम लोग प्रयास करते हैं और जानने का प्रयास करते हैं कि कौन सा तत्व किसके बाद आएगा और क्या क्या कैसे हम उसको लर्न कर सकते हैं। जैसा कि लिखा है स्कैंडियम, टिटेनियम, वैनेडियम, क्रोमियम, मैंगनीज, आयरन, कोबाल्ट, निकिल, कॉपर और जिंक। इनको याद करने के लिए हमारे पास एक व्यवस्था है, छोटी सी व्यवस्था है, जिसको आपको अगर आपको समझ में आए तो उसको लर्न कर लीजिएगा, अन्यथा आप इसको पूरी लाइन अपने आप
सीरियल वाइज लर्न कर लीजिएगा। यहाँ पर SCTIVCRMNFECONICU को हम लिख सकते हैं शक्ति, शक्ति, वक्र, मन, फी को, नी कु, जन। ये राइम से आप 3D के सभी तत्वों को आप याद कर सकते हैं। शक्ति, वक्र, मन, फी को, नी कु, जन। शक्ति, वक्र, मन, फी को, नी कु, जन। स्कैंडियम, टिटेनियम, वैनेडियम, क्रोमियम, मैंगनीज, आयरन, कोबाल्ट, निकेल, कॉपर और जिंक। अब दूसरी श्रेणी आती है 4D श्रेणी। Y, ZR, NB, MO, TC, RU, RH, PD, AG एंड CD। इसके लिए हम राइम इस्तेमाल कर सकते हैं। Y, जरनब, मुंह तक, रू रह, पढ़, AG, CD। वाई जन्नब, मुंह तक, रू रह, पढ़, AG, CD। इसके लिए राइम्स इस्तेमाल करते हैं। वाई का मतलब वाई, इटीरियम, जरनब, जिरकोनियम एंड नेविडियम, मोलिब्डेनम, टेक्नीशियम, रेयोडियम, RH एंड पैडमियम, सिल्वर एंड कैडमियम। नेक्स्ट जो सीरीज आता है वो 5D सीरीज है। 5D सीरीज की जो शुरुआत होती है वो लैंथेनियम से होती है, परंतु लैंथेनियम से लेकर ल्यूटेनियम तक 14 तत्वों को 14 एलिमेंट्स आर प्लेस इन अ F ब्लॉक एलिमेंट। इन्हें हम F ब्लॉक एलिमेंट कहते हैं। यानी जो लैंथेनियम है वो वास्तव में D ब्लॉक का तत्व नहीं है। यानी लैंथेनियम से ल्यूटेनियम तक जो 14 तत्व हैं वो F ब्लॉक के एलिमेंट कहलाते हैं, यानी F ब्लॉक के तत्व कहलाते हैं, जिनमें हाफनियम, TW यानी आपका टंगस्टन, RE, OS, IR, PT, AU और AG आते हैं, जिनको हम याद कर सकते हैं ला हफ्ता W रे इन द फॉर्म ऑफ ओशियम, इरिडियम, प्लेटिनम, गोल्ड एंड मर्करी। तो आशा करते हैं कि आपको ये बात समझ में आई होगी और आप इस बात को अच्छी तरह से लर्न कर लीजिए। नाउ विल बी टॉक अबाउट, चलिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। नाउ विल बी टॉक अबाउट द एटॉमिक नंबर ऑफ D ब्लॉक एलिमेंट। D ब्लॉक एलिमेंट के एटॉमिक नंबर के बारे में हम लोग चर्चा करते हैं। D ब्लॉक एलिमेंट के एटॉमिक नंबर के बारे में चर्चा करते हैं।
इनकी जो शुरुआत होती है, एटॉमिक नंबर के बारे में बात कर रहे हैं हम। इनका जो एटॉमिक नंबर स्टार्ट होता है, यानी 3D सीरीज का जो एटॉमिक नंबर है वो स्टार्ट होता है 21, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29 एंड 30। अब अगर हमें 4D फाइंड करना है, यदि हमें 4D फाइंड करना है तो हमें इसके लिए 21 में 18 प्लस कर दीजिए तो हमें 4D सीरीज के एटॉमिक नंबर पता लग जाएंगे। यानी 21 में 18 प्लस कर दीजिए तो यहाँ पर आएगा 39 और ये नंबर है इटीरियम का, फिर 40 जिरकोनियम का, फिर 41 नामिडियम का एंड 42 मोलिब्डेनम का, 43 टेक्नीशियम का और 44 इसका नंबर आएगा, इसका नंबर आएगा 45, इसका नंबर आएगा 46 और इसका नंबर आएगा 47 और इसका नंबर होगा 48। हम जानते हैं कि जो सिल्वर है उसका एटॉमिक नंबर क्या होता है, 47 होता है। अब ध्यान से देखिए, अगर हम 5D में जाते हैं तो 5D में लैंथेनियम के लिए तो प्लस 18 कर लेते हैं, लैंथेनियम के लिए प्लस 18 कर लेते हैं और प्लस 18 करने पर यहाँ पर इसका नंबर आता है 57। क्योंकि ये लैंथेनियम से ल्यूटेनियम तक 57 से लेकर 71 तक 14 तत्व जो हैं वो F ब्लॉक के तत्व कहलाते हैं, इसलिए इन्हें इस श्रेणी में नहीं रखते। तो इसके बाद 57 में 71 जोड़िए तो 57 में 14 जोड़िए तो 71 आता है और 71 के बाद का जो एटॉमिक नंबर है वो हमारा डी ब्लॉक 5 मतलब 5D सीरीज का एटॉमिक नंबर हो जाता है। और यहाँ से नंबर होता है स्टार्ट 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79 और 80। हम जानते हैं कि जो गोल्ड होता है उसका एटॉमिक नंबर कितना होता है, 80। आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका एटॉमिक नंबर्स का। अब हम लोग डी ब्लॉक एलिमेंट की कुछ स्पेशल प्रॉपर्टीज के बारे में हम आपको बताते हैं जो हमारे इस डी ब्लॉक में विशेष महत्व रखता है। जैसा कि हम जानते हैं ये जो डी ब्लॉक के एलिमेंट होते हैं उनमें सबसे पहले हम लोग इसके ग्रुप के बारे में बात करते हैं। डी ब्लॉक का जो एलिमेंट है वो पीरियोडिक टेबल में ग्रुप नंबर 3 से शुरू होता है और ग्रुप नंबर 12 तक रहता है। यानी पीरियड नंबर 4 से और ग्रुप नंबर 3 से डी ब्लॉक एलिमेंट की शुरुआत होती है। पीरियड नंबर 4 यानी 3D के लिए पीरियड होता है 4s, यानी पीरियड नंबर 4 होता है 4s 1 to 2, 1 to 2 एंड 3D 1 to 10, यानी पीरियड नंबर 4 में आता है। और 4D जो है वो पीरियड नंबर 5s 1 to 2 एंड 1 to 10, D में 1 to 10। इस तरह से ये पीरियड नंबर 5 से बिलोंग करता है। और ये 5D सीरीज जो है इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का जो फाइनल इसका ऑर्बिट होता है वो 6 होता है। 6 में होता है 1 to 2 एंड D में 1 to 10, यानी जो 5D सीरीज की शुरुआत होती है वो 6ठे आवर्त से होती है। 3D की शुरुआत 4थे आवर्त से, 4D की शुरुआत 5वें आवर्त से और 5D की शुरुआत जो है वो 6ठे आवर्त से होती है। तो इस तरह से हम जान पाते हैं कि जो डी ब्लॉक के एलिमेंट हैं वो आवर्त 4 से शुरू होते हैं, आवर्त नंबर 4 से शुरू होते हैं। और ग्रुप के बारे में बात करते हैं हम लोग, ग्रुप यानी समूह के बारे में बात करते हैं।
समूह के बारे में बात करते हैं। इसकी जो शुरुआत होती है वो ग्रुप नंबर थर्ड से, ग्रुप नंबर थर्ड से, ग्रुप नंबर थर्ड, फिर ग्रुप नंबर 4, ग्रुप नंबर 5, ग्रुप नंबर 6, ग्रुप नंबर 7, ग्रुप नंबर 7 और ग्रुप नंबर 8 और ग्रुप नंबर 9, ग्रुप नंबर 10 और ये ग्रुप नंबर 11 और ये ग्रुप नंबर 12। स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। आइए हम लोग 3D सीरीज के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशंस को सीखते हैं। 3D ग्रुप के लिए इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो बनेगा 3D के अंतर्गत आता है। 3D श्रेणी के लिए, श्रेणी के लिए इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, यानी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ 3D सीरीज के बारे में देखते हैं। 3D सीरीज के अंतर्गत जैसा कि हम जानते हैं 21 नंबर है और सबसे पहला नंबर है स्कैंडियम का, फिर टिटेनियम का, फिर वैनेडियम का, फिर क्रोमियम का, फिर नंबर आता है मैग्नीज का, फिर नंबर आता है आयरन का, फिर आयरन के बाद आता है कोबाल्ट का, कोबाल्ट के बाद आता है निकिल का, निकिल के बाद आता है कॉपर का और कॉपर के बाद आता है जिंक का। चलिए जिंक का अभी इसके बाद ले लेते हैं। स्कैंडियम का अगर हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बनाने जाएं तो ये आता है आर्गन 18, यानी 18 तक आर्गन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है और उसके बाद 3D ये बनता है 3D1 एंड 4s2। इसी प्रकार टिटेनियम के लिए देखें तो टिटेनियम का बनेगा आर्गन 18 और 3D2 एंड 4s2। वैनेडियम का आर्गन 18 एंड 3D3 एंड 4s2। क्रोमियम is a special type of element. Its electronic configurations are argon 18 and 3D5 and 4s1. Chromium argon 18 3D5 and 4s2. Electronic विन्यास of iron is argon 18 3D6 and 4s2. Cobalt is argon 18 3D7 and 4s2. Nickel argon 18 and 3D8 and 4s2. कॉपर भी यहाँ पर एक स्पेशल टाइप का कंपाउंड है, एक स्पेशल प्रकार का एलिमेंट है। यहाँ पर इसका भी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है आर्गन 18 एंड 3D10 एंड 4s1, 3D10 एंड 4s1। एंड फाइनली जिंक का बनेगा Zn 30 नंबर होता है इसका और इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बनेगा आर्गन 18 एंड 3D10 एंड 4s2। स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका।
अब हम लोग ट्रांजिशन एलिमेंट के बारे में बात करेंगे, संक्रमण धातुओं के बारे में बात करेंगे। संक्रमण धातु या संक्रमण तत्व यानी ट्रांजिशन एलिमेंट क्या होते हैं? दोज एलिमेंट विच डिस्टिंग्विशन इलेक्ट्रॉन एंटर इनटू डी ऑर्बिटल which have half filled or empty orbital are called transition element. Those electronic configurations are n-1 d129 and ns122. संक्रमण धातु वे धातुएं होती हैं जिनका विभेदी इलेक्ट्रॉन डी ब्लॉक में प्रवेश करता है, लेकिन उसके पास खाली कक्षक उपस्थित रहता है। या तो पूर्णतः खाली कक्षक उपस्थित रहेगा या तो हाफ फिल्ड कक्षक उपस्थित रहता है, जिसके कारण वह कलरफुल आयन बनाते हैं, रंगीन आयन बनाते हैं। इसीलिए इन्हें हम ट्रांजिशन एलिमेंट भी कहते हैं। आइए हम लोग ट्रांजिशन एलिमेंट के बारे में जानते हैं। तो ट्रांजिशन एलिमेंट के लिए जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है, जैसा कि आपने देखा था, जितने भी डी ब्लॉक के एलिमेंट होते हैं उनमें कम से कम एक डी ऑर्बिटल अवश्य खाली होता है। अगर डी ऑर्बिटल खाली नहीं होगा तो वो ट्रांजिशन एलिमेंट नहीं होगा, वो संक्रमण तत्व नहीं होगा। एक बार फिर से हम लोग बैक जाके देखते हैं कि क्या हो रहा था वहां पर। जैसा कि हम जान पाते हैं यहाँ पर कुछ विशेषताएं हैं, उनके बारे में भी समझ लीजिए। जैसे ग्रुप नंबर 10 का जो एलिमेंट है वो कैटलिस्ट की तरह यूज होता है, यानी उत्प्रेरक की तरह यूज होता है। ये जो है यूज एज अ कैटलिस्ट की तरह यूज होता है। किसमें? हाइड्रोजनेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड में ये कैटलिस्ट की तरह यूज होता है। हाइड्रोजनीकरण में उत्प्रेरक के रूप में it is used as a catalyst in the process of hydrogenation of organic compound। सेकेंड, जैसा कि आप देख पा रहे हैं यहाँ पर कॉपर है, सिल्वर है और जिंक है। जो प्राचीन समय था उस समय सिक्का बनाया जाता था, यानी मुद्राएं बनाई जाती थी, इसीलिए इन्हें मुद्रा धातु भी कहते हैं, क्वाइनेज मेटल कहते हैं। कॉपर सिल्वर एंड गोल्ड आर नोन एज ए क्वाइनेज मेटल। क्वाइनेज मेटल है, यानी मुद्रा धातु है। और जो G12 है, G12 जो है ये वास्तव में इसका जो डी ऑर्बिटल है ये पूर्णतया भरा होता है, यानी फुलफिल्ड होता है। फुलफिल्ड होने के कारण इन्हें हम सूडो ट्रांजिशन एलिमेंट कहते हैं। क्या कहते हैं? सूडो ट्रांजिशन एलिमेंट। यानी इन्हें हम आभासी डी ब्लॉक के तत्व कहते हैं, आभासी संक्रमण तत्व कहते हैं, आभासी संक्रमण तत्व।
इन्हें हम आभासी संक्रमण तत्व कहते हैं। इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इस तरह से हम पाते हैं ट्रांजिशन एलिमेंट वही होते हैं जिनके पास खाली d ऑर्बिटल होते हैं। चलिए इसका एक एग्जांपल ले लेते हैं। आयरन, जिसका एटॉमिक नंबर है 26। अब आयरन के लिए चर्चा कर लेते हैं हम लोग। आयरन का जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बनेगा वो बनेगा 1s2, 2s2, 2p6, फिर बनेगा 3s2, 3p6, 3s2 and 3p6। यहां तक बनता है आपका आर्गन 18। क्या बनता है? आर्गन 18। और उसके बाद आता है आपका नंबर, पहले आएगा 4s2 और फिर आएगा 3d6। तो इसको हम इस तरह से भी लिख सकते हैं। आयरन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आल्सो राइट एज आर्गन 18 एंड 4s2 एंड 3d6। जैसा कि आपको बताया गया है कि वही डी ब्लॉक के तत्व संक्रमण तत्व कहलाते हैं जिनके पास खाली डी ऑर्बिटल होता है, यानी खाली डी कक्षक होता है। अर्थात वे डी ब्लॉक के तत्व जिनके डी कक्षक में 1 से 9 तक इलेक्ट्रॉन रहते हैं, 1 to 9 इलेक्ट्रॉन। जिनमें क्या बोला था अभी हमने बोला था कि इसके लिए डी ऑर्बिटल खाली रहता है। चलिए इसके लिए इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हम आपको दिखाते हैं। तो यहां पर नंबर आएगा 3d, और हम जानते हैं डी ऑर्बिटल में 5 कक्षक होते हैं। डी में 5 कक्षक होते हैं। 5 ऑर्बिटल आर प्रेजेंट, 1, 2, 3, 4 एंड 5। और फिर नंबर आता है 4s का, फिर नंबर आता है 4s का। जैसा कि हम जानते हैं जो इलेक्ट्रॉनों का भरना संभव हो पाता है वो हुंड के नियमानुसार होता है, अकॉर्डिंग टू हुंड रूल। और हुंड भैया ये कहते हैं कि हमेशा इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड ही रहता है। वो पेयर्ड तभी होंगे जब सभी ऑर्बिटल में कम से कम एक इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। चलिए अब हम लोग चर्चा करते हैं 3d6 के बारे में। हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन आर प्रेजेंट? 6 इलेक्ट्रॉन। हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स आर प्रेजेंट? हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन आर प्रेजेंट इन अ d ऑर्बिटल? 6 ऑर्बिटल। तो 6 ऑर्बिटल आर filled, 6 electrons are filled in a 3d according to Hund rule. Therefore, electron number 1, electron number 2, electron number 3, electron number 4, electron number 5 and electron number 6 in a d orbital. और इस तरह से यहां पर 3d में पेयरिंग ना होने, चार कक्षक ऐसे हैं जिनमें पेयरिंग नहीं हुई है। पेयरिंग ना होने के कारण ये अपूर्ण है, यानी यहां पर एम्प्टी डी ऑर्बिटल प्रेजेंट है। और 4s में तो 2 इलेक्ट्रॉन था, जिसको हम पूरी तरह से इस प्रकार दिखा सकते हैं। तो हम जान पाते हैं कि संक्रमण तत्व वही होते हैं, संक्रमण तत्व वही होते हैं जिनके पास ब्लैंक डी ऑर्बिटल होते हैं, जिनके पास ब्लैंक डी ऑर्बिटल होते हैं। यहां पर जैसा कि आप देख पा रहे हैं, यहां पर 3d के 4 ऑर्बिटल जो है वो क्या है? ब्लैंक हैं। अभी कितने ऑर्बिटल? 4 ऑर्बिटल ब्लैंक है। तो संक्रमण तत्व वे तत्व होते हैं जिनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशंस n-1d129 एंड ns2 होता है। अर्थात उनके पास कम से कम एक डी कक्षक खाली होता है। आइए अब हम लोग नेक्स्ट पे विचार करते हैं। क्वेश्चन है यहां पर, वाई जिंक, कैडमियम एंड Hg इज नॉट कंसीडर एज अ ट्रांजिशन एलिमेंट। अब जिंक,
कैडमियम Hg को हम संक्रमण धातुओं की श्रेणी में नहीं रखते? ऐसा क्यों है? ये प्रश्न है आपके लिए। आप विचार करके इसे कमेंट बॉक्स में लिखें। जैसा कि हम लोग जानते हैं जिंक, कैडमियम एंड Hg ग्रुप नंबर 12 में आता है, ग्रुप नंबर 12 का एलिमेंट है। और ग्रुप नंबर 12 में जैसा कि ग्रुप नंबर 12 इनका जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है ग्रुप नंबर 12 के लिए, सबसे पहले 3D का 3D सीरीज में देखें तो 3D सीरीज में हम पाते हैं जो इनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है वो बनता है NS 1 to 2 एंड 3D 1 to 10। और फाइनली अगर हम जाएं तो जिंक के लिए जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बनता है, जैसा कि अभी आपने देखा था, आर्गन 18 और यहाँ पर 3D 10 एंड 4s2। इसी तरह से हम लिख सकते हैं कैडमियम के लिए। कैडमियम का जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगा वो बनेगा आपका 5s2 एंड 4d10। और Hg का देखेंगे हम तो Hg का भी बनेगा 6s2 एंड 5d10। ये इनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है। हम पाते हैं कि इनका जो d ऑर्बिटल है वो कंप्लीटली फिल्ड है। जो इनका d ऑर्बिटल है वो कंप्लीटली क्या है? फिल्ड है। आइए चेक करते हैं कि d ऑर्बिटल फिल्ड है या नहीं। चलिए d ऑर्बिटल में जिंक के लिए d ऑर्बिटल लेते हैं और d में हम जानते हैं d ऑर्बिटल में 5 कक्षक पाए जाते हैं, जिन्हें 1, 2, 3, 4 और 5 सभी के लिए देख लेते हैं। 1, 2, 3, 4 और 5। एक, 2, 3, 4 और 5। इनमें जो इलेक्ट्रॉन भरा गया है इसमें 3D में है 10 इलेक्ट्रॉन, 4D में भी है 10 इलेक्ट्रॉन और 5D में भी है 10 इलेक्ट्रॉन। जैसा कि जिंक के लिए 3D में, कैडमियम के लिए 4D में और मरकरी के लिए 5D में इलेक्ट्रॉन फिल किए जाते हैं। अब अगर 3D के 10 इलेक्ट्रॉन्स को अकॉर्डिंग टू हुंड रूल भरें तो हम पाते हैं कि जो इनका ऑर्बिटल है 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और 10। यहाँ पर भी देखें 4D में भी देखें तो 4D में हमको मिलेगा 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और 10। इसी तरह से Hg के लिए भी चेक कर लेते हैं। Hg के लिए Hg के भी 5D में 10 इलेक्ट्रॉन है तो यहाँ पर डालेंगे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 और सभी के S ब्लॉक में 2-2 इलेक्ट्रॉन है तो S ब्लॉक को देख लेते हैं। चलिए यही ये था आपका 4s, ये था आपका 5s, ये था आपका 6s। जैसा कि हम जान पाए थे 4s में इनके भी कितने इलेक्ट्रॉन थे? 2 इलेक्ट्रॉन थे, एक और एक 2। 5s में कितने इलेक्ट्रॉन है? यहाँ पर भी
2 इलेक्ट्रॉन है तो एक और एक 2। एंड 6s में Hg के लिए भी कितने इलेक्ट्रॉन है? 2 इलेक्ट्रॉन है। तो यहां पर आप देख पाते हैं कि जिंक, कैडमियम और मरकरी के पास कोई डी कक्षक ना होने के कारण इन्हें ट्रांजिशन एलिमेंट के रूप में कंसीडर नहीं किया जाता। स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। अब हम लोग एटॉमिक रेडियाई के बारे में पढ़ेंगे। एटॉमिक रेडियाई क्या होता है? हम जानते हैं जितने भी तत्व होते हैं वो सब छोटे छोटे परमाणुओं से मिलकर बने होते हैं और उन परमाणुओं की कुछ न कुछ त्रिज्याएं होती हैं। उन परमाणुओं की त्रिज्याएं होती हैं जिन्हें हम एटॉमिक रेडियस कहते हैं। और एटॉमिक रेडियस वास्तव में मेजर होता है 2 कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल यानी 2 क्रमागत परमाणुओं के बीच की जो दूरी होती है, यानी उसका जो यहाँ से लेकर यहाँ तक की दूरी, इसको बोलते हैं d। और इसका जो हाफ होता है तो r इज टू होता है d/2। इन जनरल कंडीशन इन अ ग्रुप लेफ्ट टू राइट, इन अ ग्रुप टूवर्ड लेफ्ट टू राइट द एटॉमिक रेडियाई इंक्रीजेज। हम जानते हैं कि आवर्त सारणी में बाएं से दाएं जाने पर हमेशा परमाणु त्रिज्याएं बढ़ती हैं तथा किसी पीरियड में ऊपर से नीचे जाने पर यानी टॉप टू बॉटम एटॉमिक रेडियाई इंक्रीज करता है, क्योंकि एटॉमिक नंबर इंक्रीज कर जाता है। लेकिन डी कक्षक के केस में ऐसा नहीं है। डी कक्षक 3 बातों पर निर्भर करता है, यानी 2 बातें उनको प्रभावित करती हैं। वो 2 बातें कौन कौन सी हैं? सबसे पहला है इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। और जो दूसरा कंडीशन है वो स्क्रीनिंग इफेक्ट और शील्डिंग इफेक्ट। स्क्रीनिंग इफेक्ट और शील्डिंग इफेक्ट यानी इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, जिसको हम कहते हैं पापा का प्यार। यह आपका न्यूक्लियस हुआ। न्यूक्लियस के बाहर ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट रहता है और हम जानते हैं न्यूक्लियस पर क्या होता है? पॉजिटिव चार्ज होता है। और पॉजिटिव चार्ज इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ खींच के रखने का प्रयास करता है और इलेक्ट्रॉन और नाभिक के बीच में एक आकर्षण बल कार्य करता है, जिसे हम इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज कहते हैं। क्या कहते हैं? इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। हम मान सकते हैं पापा का प्यार यानी जो बच्चा पापा के पास रहेगा ऑब्वियसली वो ज़्यादा पैसा पाएगा, ज़्यादा सुविधाएं पाएगा अपने पिताजी द्वारा। और जो बेटा थोड़ा दूर चला जाएगा वो पापा के प्यार से थोड़ा सा वंचित रह जाएगा। और जो बेटा उससे भी ज़्यादा दूर चला जाएगा तो मुझे नहीं लगता कि पापा का प्यार वहां तक पहुंच पाएगा। यानी इस तरह से 18 इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं। तो मैं समझता हूं कि पापा का प्यार सबसे पहले किसको पहुंचेगा? पहले ऑर्बिटल को, फिर दूसरे ऑर्बिट को, फिर उसके बाद वो तीसरे ऑर्बिट को पहुंचेगा। यानी सबसे ज़्यादा पापा का प्यार इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज सबसे पहले किस पर ज़्यादा प्रभावी होगा? यानी ग्रुप पीरियड नंबर 1 पे, फिर उससे बचेगा तो पीरियड नंबर 2 पे, उससे बचेगा तो पीरियड नंबर 3 पे, उससे बचेगा तो 4th पे, उससे बचेगा तो 5th पे। तो हम जान पाते हैं कि किसी न्यूक्लियस में किसी ग्रुप में जब हम लेफ्ट टू राइट जाते हैं तो धीरे धीरे इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज करता है और इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज करने के कारण जो साइज ऑफ एटम है वो डिक्रीज करने लगता है और इस तरह से
इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज इफेक्टिव होता है। और तत्पश्चात जब हम बड़े से ऑर्बिटल में पहुंचते हैं, यानी बड़ी सी कक्षा में पहुंचते हैं, तो हम पाते हैं कि वहां पर बहुत सारे इलेक्ट्रॉन अपने आउटर मोस्ट सेल वाले इलेक्ट्रॉन्स को क्या करते हैं, रिपेल करने लग जाते हैं। आउटर मोस्ट सेल वाले को क्या करने लग जाते हैं, रिपेल करने लग जाते हैं, जिन्हें हम स्क्रीनिंग इफेक्ट कहते हैं। क्या कहते हैं, स्क्रीनिंग इफेक्ट। स्क्रीनिंग इफेक्ट या शील्डिंग इफेक्ट, यानी जो इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन और इलेक्ट्रॉन के बीच प्रतिकर्षण लगने लग जाएगा, और इलेक्ट्रॉन के प्रतिकर्षण के कारण उनके बीच की दूरी बढ़ जाएगी, और इस तरह से एटॉमिक रेडियाई बढ़ जाएगा। तो आइए हम लोग डी ब्लॉक में इस बात को चेक करते हैं। सामान्यतः बताया हमने कि जो ऑर्बिटल, जो एटॉमिक रेडियाई है, वो इन अ ग्रुप लेफ्ट टू राइट जाएंगे तो इंक्रीज करेगा, एंड टॉप टू बॉटम जाएंगे तो तब भी इंक्रीज करेगा। लेकिन डी ब्लॉक के केस में ऐसा नहीं है। डी ब्लॉक के केस को हम एक बार फिर से स्टडी करते हैं और फिर से इनके बारे में समझने का प्रयास करते हैं। तब तक स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। हम जान पाते हैं 3D में, 3D के अंतर्गत आता है शक्ति, वक्र, मन, फी, को, नी, कु, जन। ये आपको अगर आप याद कर पाते हैं तो बहुत अच्छा, नहीं इनको आपको रटना पड़ेगा भैया, क्योंकि जब तक याद नहीं होगा तब तक आप अच्छी तरह से एक्सप्लेन नहीं कर पाएंगे। स्कैंडियम, टिटेनियम, वैनेडियम, क्रोमियम, मैग्नीज, आयरन, कोबाल्ट, निकिल, कॉपर एंड जिंक। हम जान पाते हैं कि ग्रुप नंबर थर्ड से लेकर ग्रुप नंबर थर्ड से लेकर ये ग्रुप नंबर 4, ये 5, ये 6, ये 7, ये 8, ये 9, ये 10, ये 11 और ये 12। ग्रुप नंबर थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ एंड 6 एंड 7, यानी ग्रुप नंबर थर्ड से लेकर 7 तक इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ता है, जिसके कारण एटॉमिक रेडियाई डिक्रीज करता है, एटॉमिक रेडियाई घटता है। इन द केस ऑफ आयरन, कोबाल्ट एंड निकिल, यहां पर इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज इज इक्विवेलेंट टू स्क्रीनिंग इफेक्ट होता है। यानी यहां पर हम लिख सकते हैं इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज इज ग्रेटर देन स्क्रीनिंग इफेक्ट। यानी ग्रुप नंबर थर्ड से लेकर ग्रुप नंबर 7 तक इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज करता है और स्क्रीनिंग इफेक्ट डिक्रीज करता है, जिसके कारण एटॉमिक साइज जो है वो क्या करता है, डिक्रीज कर जाता है। इन द केस ऑफ आयरन, कोबाल्ट एंड निकिल, आयरन, कोबाल्ट और निकिल की स्थिति में इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज और स्क्रीनिंग इफेक्ट लगभग बराबर होते हैं, जिनके कारण इनकी त्रिज्याएं स्थिर प्रतीत होती हैं, जिनके कारण इनकी त्रिज्याएं स्थिर प्रतीत होती हैं। और कॉपर से लेकर जिंक तक इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज घटता है और स्क्रीनिंग इफेक्ट बढ़ता है, जिसके कारण कॉपर से जिंक तक जो रेडियस है वो इंक्रीज करने लगता है। अब इसी प्रकार हम लोग चेक कर सकते हैं 4D के लिए। 4D के अंतर्गत Y जनरब मुंह तक
रू रह पढ़ एजी सीडी। आप जानते हैं जो ग्रुप नंबर थर्ड में है, इटीरियम भी ग्रुप नंबर थर्ड में आता है, यानी थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ एंड सेवंथ। यहां पर भी यही कंडीशन बनी रहती है। इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीजेस बाय स्क्रीनिंग इफेक्ट, देयरफॉर एटॉमिक रेडियाई डिक्रीजेस। इन द केस ऑफ RU, RH एंड PD, स्क्रीनिंग, यहां पर इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज इज इक्विवेलेंट टू स्क्रीनिंग इफेक्ट, देयरफॉर द साइज ऑफ एटम इज नियरली इक्वल। इन द केस ऑफ AG एंड CD, in the case of AG and CD, the effective nuclear charge decreases and screening effect is increases, therefore its size is, therefore it gain in a size, यानी यहाँ पर साइज बढ़ जाता है। इसी प्रकार 5D के लिए भी चेक कर लेते हैं। 5D में जैसा कि हमने आपको बताया था कि लैंथेनियम स्टार लगा हुआ है, इसका मतलब लैंथेनियम स्वयं एफ ब्लॉक का तत्व है। लैंथेनियम से ल्यूटेनियम तक 14 एलिमेंट आर नोन एज ए एफ ब्लॉक एलिमेंट आर लैंथेनाइट सीरीज, यानी लैंथेनियम से ल्यूटेनियम तक के 14 तत्व लैंथेनाइट श्रेणी के तत्व कहलाते हैं। और उसके बाद इनकी जो शुरुआत होती है वो HF से होती है, जिसका नंबर होता है 72। HF ला हफ्ता डब्लू रे, किस कंडीशन में हफ्ता लेना है? ओसियम, इरिडियम, प्लेटिनम, गोल्ड एंड मरकरी। तो इस प्रकार हम पाते हैं कि यहां पर भी वही कंडीशन चलता है। यहां पर यहां तक क्या होता है? स्क्रीनिंग इफेक्ट, यहां पर इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज इज ग्रेटर देन स्क्रीनिंग इफेक्ट, और फिर ओसियम, इरिडियम और प्लेटिनम तक स्क्रीनिंग इफेक्ट इज इक्वल टू इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, और इन द केस ऑफ AU एंड HG, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज इज लेस देन स्क्रीनिंग इफेक्ट। तो इस प्रकार हम जान पाते हैं कि पहले यानी ग्रुप नंबर थर्ड से लेकर ग्रुप नंबर 11 तक, ग्रुप नंबर थर्ड से ग्रुप नंबर 11 तक एटॉमिक रेडियाई डिक्रीज करता है, बट इन द केस ऑफ ग्रुप नंबर 12 एटॉमिक रेडियाई इंक्रीजेज बिकॉज द इफेक्ट ऑफ इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज इज लेस देन स्क्रीनिंग इफेक्ट। आइए अब हम लोग इसको ग्राफ के माध्यम से जान लेते हैं कि किस प्रकार एटॉमिक रेडियाई वैरी करता है। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। यह है आपका एटॉमिक नंबर और ये साइज।
जैसा कि आप जान पाते हैं ग्रुप नंबर थर्ड में, ग्रुप नंबर थर्ड की शुरुआत होती है स्कैंडियम, टिटेनियम, वैनेडियम, क्रोमियम, मैंगनीज, then after iron, कोबाल्ट, निकिल, फिर आता है कॉपर और फिर आता है आपका जिंक। यानी स्कैंडियम से लेकर और कॉपर तक डिक्रीज करता है और फिर कॉपर से लेकर जिंक तक इंक्रीज करता है। ये आपको 3D सीरीज के अंतर्गत आता है, 3D के लिए। इसी प्रकार हम लोग रिप्रेजेंट कर सकते हैं 4D के लिए। इसकी शुरुआत होती है वाई, जनरब, मू, ये आपका 4D सीरीज है। नाउ वी टॉक अबाउट 4D 5D सीरीज। HF, TA, it is overlap to each other. HF, TA, W, RE, ओशियम, इरिडियम, प्लेटिनम, फिर गोल्ड, फिर Hg। ग्राफ प्लांट कर लीजिए आप। आइए अब हम लोग डी ब्लॉक के एलिमेंट के लिए डेंसिटी के बारे में चर्चा करते हैं। नाउ वी टॉक अबाउट द डेंसिटी ऑफ डी ब्लॉक एलिमेंट। डेंसिटी ऑफ डी ब्लॉक एलिमेंट। तो डेंसिटी ऑफ डी ब्लॉक एलिमेंट, जैसा कि हम जानते हैं डेंसिटी रो इज इक्वल टू होता है मास अपॉन वॉल्यूम। रो इज इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम, मास अपॉन वॉल्यूम, mass upon volume. We know that in a group number 3rd to group number 11 the atomic radii decreases, and at the last the end of group number 12 the atomic radii increases. Therefore we know that the volume of d block element decreases from group 3rd to group 11th. Therefore the density of group number 3rd to group number 11 increases, because the volume is inversely proportional to the density and
द वॉल्यूम इज आल्सो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द साइज ऑफ एटम। जैसा कि हम जानते हैं किसी पदार्थ का जो घनत्व होता है वो उसके द्रव्यमान और आयतन का अनुपात होता है। हम जानते हैं ग्रुप नंबर 3 से ग्रुप नंबर 11 तक एटॉमिक रेडियाई क्या करता है, इंक्रीज करता है। एटॉमिक रेडियाई क्या करता है, बढ़ता है। परमाणु त्रिज्याएं बढ़ती हैं। परमाणु त्रिज्याएं क्या होती है, बढ़ती हैं। सॉरी, ग्रुप नंबर 3 से लेकर ग्रुप नंबर 11 तक एटॉमिक रेडियाई डिक्रीज करता है। सॉरी, यहां पर लिखना होगा आपको, डिक्रीज करता है, यानी एटॉमिक रेडियाई क्या कर जाता है, डिक्रीज कर जाता है। अब जब एटॉमिक रेडियाई डिक्रीज कर जाता है, हम जानते हैं तो वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेडियाई। द वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेडियाई। देयरफॉर, यानी किसी पदार्थ का जो आयतन है वो उसकी त्रिज्या के अनुक्रमानुपाती होता है। अर्थात ग्रुप नंबर 3 से लेकर ग्रुप नंबर 11 तक परमाणु त्रिज्याएं घटने के साथ घनत्व जो है वो बढ़ता है। परमाणु त्रिज्याएं घटने के साथ, यानी ग्रुप नंबर 3 से ग्रुप नंबर 3 टू ग्रुप नंबर 11, द डेंसिटी increases. Density increases. In the case of group number 12, density decreases. Density जो है वो घटती है। और इस प्रकार हम जान पाते हैं सबसे ज्यादा जो डेंसिटी होती है डी ब्लॉक के तत्वों में, जो सबसे ज्यादा डेंसिटी होती है वो होती है ओशियम और इरिडियम की। ओशियम और इरिडियम की। तो मैक्सिमम डेंसिटी जो है वो किसकी होती है, द मैक्सिमम डेंसिटी आर, फर्स्ट है ओशियम, सेकेंड है इरिडियम। द मैक्सिमम डेंसिटी आर ओशियम एंड इरिडियम। ठीक है, ओशियम और इरिडियम तत्व की जो है वो घनत्व सबसे ज्यादा होता है। किसका, ओशियम का और इरिडियम का। यही वो कारण है कि जिंक और कैडमियम ये सॉफ्ट मेटल की तरह बिहेव करते हैं। सॉफ्ट मेटल की तरह बिहेव करते हैं। जिंक और कैडमियम सॉफ्ट मेटल की तरह बिहेव करते हैं, जबकि Hg जो है वो पूरे पीरियोडिक टेबल में लिक्विड के फॉर्म में पाया जाता है। यानी एक ऐसा ही धातु है, Hg एक ऐसा धातु है जो पूरे पीरियोडिक टेबल में लिक्विड में पाया जाता है, क्योंकि सबसे ज्यादा डेंसिटी जो होती है वो ओशियम और इरिडियम की होती है। और यही वो कारण है कि जिंक और कैडमियम जो ग्रुप नंबर 12 में आते हैं, डेंसिटी कम हो जाने के कारण ये सॉफ्ट मेटल के रूप में पाए जाते हैं। और सबसे कम डेंसिटी जो होती है वो क्या होती है, पूरे पीरियोडिक टेबल में मरकरी की होती है, जो लिक्विड के फॉर्म में पाया जाता है। सॉरी, यहाँ पर लिक्विड लिखना था, लिक्विड के फॉर्म में पाया जाता है। तो इस तरह आज का सेशन यहीं पर खत्म होता है। अब आगे आपको पढ़ाया जाएगा डी ब्लॉक के लिए आयनाइजेशन एंथैल्पी और आयनाइजेशन एनर्जी, साथ में पढ़ाया जाएगा मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट, हीट ऑफ ऑटोमाइजेशन पढ़ाया जाएगा, रिड्यूसिंग नेचर ऑफ डी ब्लॉक एलिमेंट पढ़ाया जाएगा, डीडी विपाटन यानी डीटी स्प्लिटिंग आपको पढ़ाया जाएगा, जिससे आपको पता चल पाएगा कि भिन्न भिन्न प्रकार के रंगों को क्यों प्रदर्शित करता है डी ब्लॉक का तत्व, तो रंगीन आयन क्यों बनाता है।
तो आज का सेशन यही समाप्त होता है। आपको बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी लोग हमें लाइक करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।